हेलो फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आज अपना बैच स्टार्ट करूँगी और यूट्यूब चैनल पे अपने वीडियोस आज से अपलोड करूँगी। तो मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात जो आप लोगों से कहना चाहती हूँ वो ये है, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं। तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। चूँकि हम लोग यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए ये बैच स्टार्ट किया है, यूपीएससी आईएएस पीसीएस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो सो फिर हमारा मोटिवेशन होना या बूस्टअप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस पाथ पे चल रहे हैं वो एक्चुअली इतना ईजी नहीं है जितना हम समझते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो बहुत सारी बातें हैं जो हम लगातार करते ही रहेंगे आप लोगों से। क्योंकि आज मेरा टॉपिक है, आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ कंपनी का शासन। 70 जो एक्ट वगैरह हम लोग पढ़ते हैं उसमें एक्चुअली हम लोग को क्या होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती रहती है। हम लोग पढ़ाई भी करते हैं बट हम एक्चुअली क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो उसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम अपने पॉलिटी के ही इस बैच से ही स्टार्ट करें। एक्चुअली अगर हम देखिए कंपनी के शासन अधिनियम को, तो कंपनी का जो शासन अधिनियम है उसमें हमारा स्टार्ट होता है कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक, है ना। इसमें अगर हम बात करें, और एक ताज का शासन, अगर हम कंपनी के शासन की बात करें तो इसमें हमारे 4 एक्ट आते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर अधिनियम। फिर अगर हम ताज के शासन की बात करें तो ये 1858 से स्टार्ट हो जाता है और टिल दी हमारा जब तक फ्रीडम नहीं होता, अगर जब तक हमारा देश नहीं आज़ाद होता तब तक ये चलता ही रहता है। इसमें बात करें तो एक 1858 का शासन अधिनियम आया था, 1858 का, एंड 1861, 1892 और 1909 के भारत परिषद अधिनियम, एंड भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935, जो इसके हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है भारत का, क्योंकि हमने बहुत सारे एज इट इज़ हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ों को हमने क्या करा, उसको फिक्स कर लिया। ठीक है, अगर हम कंपनी शासन अधिनियम की बात करें तो एक्चुअली 16th सेंचुरी में हम बात करते हैं, 16th सेंचुरी की। तो 16th सेंचुरी में हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी जो हुई थी वो किस चीज़ के लिए आई थी, व्यापार करने के लिए। इंडिया में वो किस चीज़ के लिए आई थी, व्यापार करने के लिए, यानी उसका मेन मोटिव क्या था, व्यापार करना। व्यापार करने के साथ ही किस रूप में आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें तो महारानी हमारी एलिजाबेथ, हमारी नहीं एक्चुअली उस समय थी महारानी एलिजाबेथ। जो महारानी एलिजाबेथ थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, इन्होंने क्या करा, चार्टर द्वारा भारत के व्यापार करने के लिए विस्तृत अधिकार क्षेत्र इन्होंने दिए थे। किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। कंपनी जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थे, इनके जो कार्य थे सिर्फ हमारे कहाँ तक थे, व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थे, और इन्होंने धीरे धीरे अपने चीज़ों को बढ़ाना शुरू कर दिया। और 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार इन्होंने क्या कर दिए, किसके, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के दीवानी मामले इन्होंने अपने किस में कर लिया, अपने अंडर में कर लिया। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो 1858 में इसी के परिणाम स्वरूप एक क्या होता है, सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश जो क्राउन थे वो भारत के उत्तरदायित्व तो प्रत्यक्षता उन्होंने अपने हाथों में ले लिया। कब, 1857 में, हमें पता है बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, और उसके बाद ही यानी 1858 में उन्हें लगा कि भारतीय तो विद्रोह करेंगे, और इन्होंने डायरेक्ट ये अपने अंडर में ले लिया। पहले इनडायरेक्ट वे में हमारे यहाँ रूल कर रहे थे, अब ये क्या कर रहे थे, हमारे यहाँ डायरेक्ट रूल कर रहे हैं, और इस तरीके से ये चीज़ें चलती रहीं। अब हम बात करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगर हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की अगर हम बात करें तो ये क्या था, अत्यधिक संवैधानिक महत्व का था। जैसे भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये कैसा कदम था, पहला कदम था। कैसा कदम था ये, पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक, कौन से, कंपनी के प्रशासनिक और
राजनीतिक, किसकी बात करें, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, किसके, कंपनी के कार्यों के लिए। इसके द्वारा भारत के केंद्रीय प्रशासन की भी क्या पड़ी, नींव पड़ी। ये क्या थे, बेसिक टर्म्स था, किससे रिलेटेड, 1873 के रेगुलेटिंग एक्ट से रिलेटेड। इसकी विशेषताएं अब क्या थी, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। इसमें हमने क्या नाम दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल हमने नाम दिया इसको, कि वो किसी जगह का नहीं, पर्टिकुलर बंगाल, क्योंकि उस समय बंगाल जो था बहुत ही एक फर्टाइल, बहुत बड़ा क्षेत्र था, है ना। इसलिए सारी जो भी कंपनियां आती थी उनका मोटिव क्या रहता था, बंगाल को अपने अंडर कैप्चर में करना। उनकी सहायता के लिए एक 4 संसदीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, मतलब एक हमारी गवर्नर जनरल और उनके लिए 4 सदस्य, यानी वो उनके लिए हेल्प करने के लिए उनके क्या होंगे, बहुत सारे मेंबर्स होंगे, बहुत सारे नहीं, 4 मेंबर्स होंगे। और जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। इसके द्वारा अब इन्होंने क्या करा, इस एक्ट के लिए तो पहला हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल, और इन्होंने सारी शक्तियाँ 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन कर दिया। उसके बाद मद्रास और मुंबई के गवर्नर, मद्रास और मुंबई के अब ये गवर्नर जनरल क्या थे, पहले अलग अलग होते थे, अधीन हो गए। अब वो सारे किसके होंगे, यानी ये मद्रास भी किसके अंडर में आ गया, बंगाल के, और बम्बई भी किसके अंडर में आ गया, बंगाल के, ठीक है। यानी अब ये जो 3 थे, मद्रास, मुंबई और बंगाल, अब ये तीनों अलग ना होके ये क्या हो गए, ये दोनों इसके अंडर में आ गया। बंगाल तो अपना अस्तित्व नहीं खोया, बट मद्रास और मुंबई ने अपना अस्तित्व खो दिया और वो बंगाल के अंडर में चला गया। जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से क्या थे, अलग थे, अभी मैंने बताया ही। अधिनियम के पश्चात अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य थे, यानी एक उच्चतम न्यायालय बना। और उच्चतम न्यायालय में क्या हो गया, एक 1+3 का कॉन्सेप्ट रहा। 1+3 का मतलब एक मेन होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उसकी हेल्प करने के लिए अन्य न्यायाधीश होंगे ताकि उनके ऊपर बर्डन ना पड़े। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया। उन्होंने कहा कोई भी कर्मचारी, कोई भी हो कंपनी के कर्मचारी, वो किसी से उनसे कोई भी गिफ्ट नहीं लेंगे। जैसे हम लोग मोदी जी को जाए पर्सनली गिफ्ट दे तो मोदी जी कहेंगे नहीं हम नहीं लेंगे, तो सेम एज इट इज़ वही, उन्होंने रिश्वत और सारी चीज़ें प्रतिबंधित कर दी। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कंपनी का गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी का नियंत्रण सशक्त हो गया। यानी अब वो डायरेक्ट रूल कर रही थी, किसके माध्यम से, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से वो डायरेक्ट अब रूल कर रही थी। और इससे क्या हो गया, इससे भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य सेवाओं की जानकारी किसे देना, ब्रिटिश सरकार को देना इन्होंने क्या कर दिया, कंपलसरी कर दिया कि आप, क्योंकि सैन्य क्या हो जाता है, हमारा सिक्योरिटी का मामला हो जाता है, तो जो सिक्योरिटी होती थी और रूल हमारे यहाँ कौन कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी हमारे यहाँ चीज़ें हैं वो हमें पता हो। ये हमारा था 1873 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब हम आ जाते हैं 1874 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1873 में जो बहुत सारी कमियां रह गई थी उनको दूर करने के लिए हमारा यहाँ आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसको संशोधित किया गया, संसद ने एक संशोधित किया 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1874 के अस्तित्व में आया। देन अब हम बात करते हैं इसमें विशेषताएं क्या थी। इसमें कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। पृथक मतलब राजनीतिक कार्य अलग होंगे, प्रशासनिक कार्य अलग अलग होंगे। ये पहले दोनों क्या थे, जॉइंट थे, अब ये दोनों एक अपनी इंडिविजुअल, इनकी खुद की एक बॉडी होगी। इसके लिए हमने क्या करा, एक निर्देशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के, जो व्यापारिक मामले थे यानी वाणिज्य से रिलेटेड जो भी मामले थे, व्यापार से रिलेटेड है जो भी चीज़ें हो गई, अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक क्या हो गया, कोई भी आया गवर्नर जनरल उसको हटा रहे। तो ऐसा हो सकता है कि मोदी जी जनता को अथॉरिटी दे दे कि आप कभी भी आओ मुझे हटा दो, नहीं दे सकते ना, लेकिन वो व्यापार के लिए हमें बोल सकते कि आप हमें कोई भी सुझाव दे दो, उनको खुली छूट थी। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी राजनीतिक मामलों के प्रबंधन से रिलेटेड तो उन्होंने
व्यापारिक मामलों से रिलेटेड तो उन्होंने सारी फ्रीडम दे दी, बट राजनीतिक मामलों से उन्होंने फ्रीडम अपने हाथ में रखा, यानी नियंत्रण बोर्ड के नाम से एक नए निकाय का गठन किया। इस प्रकार द्वैध हो गया, यानी ड्वेल नेचर, ड्वेल सिस्टम हमारे यहाँ आ गया की शुरुआत हुई। तो अगर बात करें तो कब से स्टार्ट हो जाता है, 1784 से। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रण भारत के सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों के अधीक्षण व एवं नियंत्रण रखें। इस प्रकार अधिनियम 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला क्या था, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, और दूसरा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्य और उसके प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। ये हमारा हो गया 1874 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब हम बात करते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश सरकार के केंद्रीकरण, केंद्रीकरण मतलब सेंट्रलाइज, यानी सारी चीज़ें हमारी कहाँ आ रही हैं, सेंटर में। और डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है चीज़ें विकेंद्रीकृत। जैसे हमारे यहाँ क्या है, विकेंद्रीकृत सिस्टम है, केंद्रीकृत हमारे यहाँ केंद्रीकृत सिस्टम तो है नहीं कि हमारे यहाँ सारी शक्तियाँ जो हैं मोदी जी के पास ही, किसी को हटाएंगे रखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, सिस्टम है। तो जो हमारे यहाँ जब कोई किसी के ऊपर रूल करता है तो हमेशा अपनी पावर अपने पास रखेगा। तो इन्होंने भी क्या करा, 1833 का जो अधिनियम था उसने भी क्या करा, केंद्रीकरण की दिशा में एक अधिनियम निर्णायक कदम था। इसमें विशेषताएं क्या थी, अब क्या हो गया, बंगाल के गवर्नर जनरल, अब हम पर्टिकुलर, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का सीधे मोटिव था कि अब हम केवल बंगाल ही हमारा मोटिव नहीं है, अब हम क्या करना चाहते हैं, पूरे भारत को कैप्चर करना चाहते हैं। तो उन्होंने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बोल दिया, जैसे कंपनी, नागरिक और सैन्य शक्तियाँ। अब इसके पास दोनों चीज़ें थी, नागरिक भी थी और सैन्य शक्तियाँ दोनों ही थी। इस प्रकार इस अधिनियम में पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण क्षेत्र का पूर्ण नियंत्रण था। और इसके पहले गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, ठीक है। इससे मद्रास और मुंबई के गवर्नर को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया, यानी मद्रास और जो मुंबई था इनको विधायिका शक्तियाँ नहीं दी जाएंगी। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे भारत में विधायिका से असीमित अधिकार प्रदान किए गए। मतलब एक तो इनको रिस्ट्रिक्शन कर दिया, और जो गवर्नर जनरल थे, एक तो तुम दूसरों की शक्तियों को कम कर रहे हो और दूसरों को एक दूसरी तरफ क्या कर रहे हो, उसके दायरे को बढ़ा रहे हो। तो मुंबई और उनके को वंचित कर दिया और इनका व्यापार क्षेत्र ब्रॉड कर दिया, बढ़ा दिया। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया, और नए कानूनों के तहत जो कानून बनाए जाते थे अब उनको क्या कहने जाने लगा, एक्ट या अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक निकाय के रूप में ही जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। जो गतिविधियां थी व्यापारिक से रिलेटेड, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन सबको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब ये विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। क्या बन गया, प्रशासनिक निकाय। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तरदायित्व उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। मतलब जो उनके विश्वास में होगा उनको लेंगे, उनके विश्वास में नहीं होगा वो नहीं लेंगे। तो चार्टर एक्ट 1833 का सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। सिविल सेवा परीक्षा जिसकी प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए फर्स्ट टाइम कि आप ओपन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे शुरू किया गया। इसलिए इससे कहा गया कि कंपनी ने भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को क्या कर दिया गया, कोड ऑफ डायरेक्टर्स ही इसको विरोध कर रहे थे, इसलिए इस एक्ट या अधिनियम को क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। मुझे लगता है आज इतना ही इनफ है, आज के लिए इतना ही बहुत है। आगे की हम चीज़ें, क्योंकि हमारा मोटिव ऐसा नहीं है कि हमें सिलेबस को कंप्लीट करना है। एक्चुअली हमारा मोटिव मेन ये है कि हम चीज़ों को क्या करें, समझें, उसके बाद हम लर्न करें कि हमें चीज़ों को यहीं पे बैठ के ही लर्न हो जाए, कि हमें दोबारा से फिर रिवाइज़ करें और हमें याद हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच। एंड हाँ, आपकी हमें मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तभी हम बूस्ट होंगे और फिर हम अच्छी चीज़ों को आपको देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।